जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। यह हमारे एथिक्स के सीरीज का दूसरा वीडियो है और आज का टॉपिक है नैतिकता। आज हम लोग नैतिकता का परिचय लेंगे, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। हमारे जीएस पेपर 4 में 3 शब्दावलियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से मेंशन किया गया है। इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड आता है। यहाँ पर एथिक्स एक अपना अलग स्थान रखता है, क्योंकि एथिक्स का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है। इसी वजह से हम लोग देखेंगे कि नैतिकता से हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में। नैतिकता का संबंध परिवार से है, व्यक्तिगत से है, समाज से है, अलग अलग प्रोफेशन की अलग अलग नैतिकता है। तो ये एक व्यापक स्वरूप लिए हुए, इसलिए यह शब्दावली बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं नैतिकता होता क्या है। इसका हम लोग एक परिचय लेंगे आज एक ग्लांस लेंगे, उसके परिचय का इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि नैतिकता होता क्या है। यहाँ एक शब्द है एथिक्स और दूसरा शब्द है मोरालिटी। दोनों ही अर्थ में एक समान हैं, अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन अलग अलग इसके उपयोग होते हैं। मोरालिटी को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं कि वो कितना ज़्यादा मोरल है, वो कितना ज़्यादा मोरल है, ठीक है, वो कितना ज़्यादा नैतिक है। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारा मोरल डाउन है, ये थोड़ा सा अलग है उससे। तो जो मोरालिटी है वो आम बोलचाल भाषा में यूज होता है, जबकि जो एथिक्स है, नैतिकता है, विषय के अंतर्गत यूज होता है, यानी कि पुस्तकों में इस्तेमाल होता है एथिक्स, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे एथिक्स को हम लोग नीति बोलते हैं, नैतिकता बोलते हैं, नीति शास्त्र बोलते हैं। अगर इसी नीति को अगर हम राज्य से जोड़ देते हैं तो वो राजनीति कहलाने लगता है, यानी कि राज्य की पॉलिसी क्या है इसको हम लोग समझते हैं, वहीं क्या कहलाता है, राजनीति। अगर इसी का हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करने लगे तो राजनीति शास्त्र कहलाता है। वो हमारे विषय से विषयगत है, विषय से अंतर है, विषय से इतर है। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि राजनीति होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। राज्य की जहाँ पर नीतियों का उल्लेख हो, क्या कहलाता है, राजनीति। यानी कि राज्य को नीतियों की ज़रूरत क्यों पड़े। इसके पास तो लोग हैं, इसके पास धन है, बहुत सारा है, ये राजा खुद सर्वे सर्वा है, तो अपने हिसाब से वो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि फ्रांस का राजा कहा था आई एम द स्टेट, लेकिन वो निरंकुश ढंग से शासन कर रहा था अपने राज्य की प्रजा से, चाहे निरंकुश ढंग से व्यवहार कर रहा था अपने राज्यों के साथ, अपने राज्य के साथ, ठीक है। लेकिन अगर पॉलिसी राज्य के पास रहेगी तो राज्य अच्छे से चल सकेगा। इसलिए राज्य को नीतियों की ज़रूरत पड़ती है, राज्य के निर्देशों का पालन हो सके, जिससे राज्य व्यवस्थित ढंग से चल सके, इसलिए नीतियों की ज़रूरत पड़ी। यानी कि राज्य की व्यवस्था बनी रहे, इसलिए नीतियों यानी पॉलिसी की ज़रूरत पड़ी, नीति की ज़रूरत पड़ी। राज्य कैसे चलता है, लोगों को जानकारी होना चाहिए। जानकारी कैसे मिलेगा कि राज्य की पॉलिसी क्या है, राज्य हमारे लिए क्या क्या करेगा, ये पॉलिसी में जारी होता है। राज्य के प्रति नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य है और राज्य को अपने लोगों के लिए क्या क्या करना है, इसलिए पॉलिसी जारी की जाती है। और जिस तरीके से इस तरह का शासन व्यवस्था चलेगी वो क्या कहलाती है, राजनीति। उसके बाद देखेंगे कि यही राजनीति को हम लोग अगर समाज पर आरोपित कर लेते हैं तो वो नैतिकता कहलाने लगता है। यानी कि नीति से नैतिकता निकला है, यानी कि ये समाज से जुड़ा हुआ शब्द है। जैसे हम लोग देखेंगे कि जब राज्य जैसा संस्थान नहीं था, इंस्टीट्यूशन नहीं था, कबीलाई समाज तो जरूर था ना, शुरुआत तो समाज से ही होती है ना, तो उस समय समाज तो था ही। उस समाज को चलाने के लिए, समाज को व्यवस्थित ढंग से उबारने के लिए, उसको एक अलग नियमों में बांधने के लिए एक तो नीतिगत व्यवस्था तो थी ना, तो वो समाज से, इसलिए जो कहते हैं कि जो नीति नैतिकता है वो समाज से जुड़ा हुआ शब्द है। समाज में एकता कायम रखने के लिए नीतियाँ, मापदंड स्थापित किया जाए, यह क्या कहलाता है, नैतिकता। इसी मापदंड को नैतिकता कहते हैं कि समाज में व्यक्तिगत स्तर पर क्या क्या नैतिकता होनी चाहिए। समाज में अगर झगड़े हो तो किसको कैसे सुलझाना है, किसको कितना दंड देना है, ये सारे मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। अगर ये नियम लागू किया गया तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारे मापदंड को देखते हुए नैतिकता हम उसको कह देते हैं। इसी मापदंड को क्या कहते हैं, नैतिकता। जैसे नैतिकता क्या कहलाता है, एक मापदंड है। नैतिकता मूलतः समाज नीति है। जैसे कि यहाँ राज्य की नीति थी, उसी तरह नैतिकता मूलतः क्या है, समाज की नीति है। अलग अलग समाज की अलग अलग नीतियाँ हैं, अलग अलग समाज की अलग नीतियाँ। कुछ तत्व तो समान हो भी सकते हैं, जैसे कि अभिवादन करना। अभिवादन करना एक शब्दावली है, एक टर्म है। अब अभिवादन करना के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, एक क्रिया है अभिवादन करना, ठीक है ना। तो जैसे मुस्लिम समाज में एक दूसरे को अलग तरीके से अभिवादन करते हैं, हिंदू समाज में अलग, क्रिश्चियन समाज में अलग, आदिवासी समाज में अलग। तो तत्व सभी जगह माने कि एक अभिवादन करना एक शब्दावली है, एक प्रक्रिया है, तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ की नैतिकता
अलग अलग मानी जाती है। किसी को पैर छूना नैतिकता माना जाता है, किसी को दूर से हेलो बोलना वो नैतिकता माना जाता है। तो यानी कि अलग अलग समाज की अलग अलग नीतियाँ होती है। नैतिकता सार्वभौम नहीं होती है। मतलब क्या हुआ कि सभी जगह नैतिकता एक समान जैसी नहीं होती है। किसी समाज में शाकाहार करना नैतिकता मानी जाती है, तो किसी समाज में मांसाहार को बुरा नहीं माना जाता है। किसी समाज में मांसाहार को बहुत ज़्यादा अनैतिक कार्य माना जाता है, तो किसी समाज में इसे सामान्य ढंग से माना जाता है कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चीज़ें अलग अलग हैं। कहीं पर प्रेम विवाह अलाउ है तो कहीं पर प्रेम विवाह अलाउ नहीं है। तो अलग अलग मूल्य हैं, सार्वभौम नहीं है। यानी कि सभी जगह एक समान नैतिकता नहीं होती है। अलग अलग समाज की अलग अलग नैतिकताएं होती है, और ये नैतिकताएं प्रोग्रेसिव भी होती है, यानी कि समय के साथ बदलती रहती है। जैसे कि पहले साष्टवत दंडवत करना, यानी कि प्रणाम करना, झुक कर प्रणाम करना, ये माना जाता था कि अभिवादन करने का सबसे बढ़िया तरीका है, नैतिक तरीका है। आज हेलो भी बोल के काम चलाया जा रहा है, यानी कि चीज़ें बदल रही है। तो यानी कि नैतिकता सार्वभौम नहीं होती है। समाज यानी कि इसको हम लोग एक समेट कर देखें पूरे इस स्लाइड को, कि समाज अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के कुछ मापदंड निर्धारित करते हैं। इसी मापदंड को क्या कहा जाता है? नैतिकता। आइए थोड़ा समझते हैं एथिक्स शब्द को। एथिक्स शब्द ग्रीक शब्द है, और इसको अगर एथिक, ये जो है एथिक्स एथिकोस से बना हुआ है। यानी कि हम लोग देखेंगे कि आइए थोड़ा एथिक्स शब्द को समझते हैं। एथिक्स शब्द ग्रीक शब्द एथिकोस से बना हुआ है। इसकी उत्पत्ति एथोस से हुई है। ठीक है, अब समझते हैं एथोस होता है क्या है। एथोस का मतलब है कि चेतना कैसी है। यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं ग्रामीण समाज की, तो ग्रामीण समाज कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे विचार करते हैं, कैसी उनकी संस्कृति है। यानी कि कुल मिला कर कहें कि ग्रामीण समाज की संस्कार कैसा है, यही होता है एथोस। ठीक है, तो उसके अंतर्गत एथोस का सोचना, समझना, विचार करना, संस्कृति कैसी है, और कुल मिलाकर समाज कैसा है, कुल मिलाकर संस्कार कैसा है, इसको हम लोग कहते हैं एथोस। तो यानी कि एथिक्स शब्द है ग्रीक शब्द एथिकोस से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एथोस, इसका मतलब होता है रीति रिवाज और परंपरा। यानी कि पास्ट में इन्हीं नैतिकता की भूमिका निभाई। जब नैतिकता का हम लोग परिचय नहीं जान पाए थे, नैतिकता का व्यापक रूप नहीं आया था, तो एथोस जो है रीति रिवाज परंपरा, यही नैतिकता का रोल अदा करते थे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अभी पद्मावत मूवी में घूमर था, घूमर जो डांस था उसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद उत्पन्न हुआ कि घूमर जो होता है पुरुष के सामने नहीं किया जाता है, रानियाँ नहीं करती है। तो ये क्या हो रहा है, वो ये नैतिकता का परिचय दिया जा रहा है कि इस तरह से नैतिक आचरण होना चाहिए। और एग्जाम्पल ले लेते हैं खाप पंचायत का, विजातीय विवाह नहीं होना चाहिए, यानी कि दूसरे कास्ट में विवाह नहीं होना चाहिए। यानी कि विवाह ना होना कोई बड़ी ये बात नहीं है। विवाह ना होना, खाप पंचायत के द्वारा सजा देना, ये नैतिकता का मापदंड निर्धारित कर रहा है। यानी कि अगर विजातीय विवाह रहा है तो नैतिकता का हनन हो रहा है। अगर घूमर डांस रानियां कर रही हैं, पुरुष के सामने कर रही हैं, तो नैतिकता का हनन हो रहा है। यानी कि जितने हैं घूमर डांस, विजातीय विवाह, ये रीति रिवाज और परंपरा है। और यही रीति रिवाज परंपरा पास्ट में क्या किस चीज़ का रोल अदा करती थी? नैतिकता का। ठीक है, अब देखेंगे जो परंपरा और रीति रिवाज है वो नैतिकता का रोल अदा नहीं करती हैं, ये नैतिकता नहीं होती हैं। ठीक है ना, परंपरा जो होती है वो ग्रेटर देन रीति रिवाज होता है। यानी कि परंपरा बड़ी चीज़ है, जबकि रीति रिवाज छोटी चीज़ है। परंपराओं को निभाने के लिए रीति रिवाज होती है, मतलब जो परंपराओं को निभाने के लिए रीति रिवाज होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो शादी जो होता है ये परंपरा है, लेकिन शादी में जो 7 फेरे लिए जाते हैं वो क्या कहलाता है? रीति रिवाज। यानी कि परंपरा जो होता है बड़ी चीज़ होता है रीति रिवाज से। तो यानी कि शादी जो है परंपरा है और रीति रिवाज 7 फेरे हैं। तो परंपराओं को निभाने के लिए, यानी विवाह को निभाने के लिए, शादी विवाह को निभाने के लिए रीति रिवाज लाया जाता है। परंपरा गहरी चीज़ है, लॉन्ग लास्टिंग है। मानी कि परंपरा जो होती है गहरी चीज़ होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। यानी कि ये अंत नहीं होता है जल्दी से, ये बहुत दिनों तक चलता है। यानी कि शादी परंपरा, तो ये जो होता है शादी जो होती है एक परंपरा है, तो शादी होने की प्रक्रिया शुरू से और अभी तक है। लेकिन जो प्रक्रिया 7 फेरे जो रीति रिवाज है ये बदलती रहती है, कुछ ना कुछ बदलाव आते रहता है। पहले कुछ और ढंग से रीति रिवाज निभाया जाता था, आज शादियों में कुछ और ढंग से रीति रिवाज निभाया जा रहा है। तो जो परंपरा होती है गहरी चीज़ है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। रीति रिवाज में बदलाव होते रहता है, जो रीति रिवाज होता है उसमें बदलाव होते रहता है। नैतिकता को अगर देखें तो नैतिकता व्यक्ति का आंतरिक विशेषता है, इनर वर्चू है, आंतरिक विशेषता है इसका,
किसी व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए। आचरण के अंतर्गत देखेंगे कि जो एक आचरण को एक्शन बोलते हैं, उसका हाव भाव कैसा है, पहनावा कैसी है, भाषा कैसी है, ये यानी कि इसका हाव भाव, पहनावा, भाषा, ये सब अंतर से डिसाइड हो रहा है कि कैसे होगा, ठीक है ना। यानी कि अनुकरण कैसा होगा, यानी गुण विशेषता कैसी होगी, ये आंतरिक गुणों से जुड़ा हुआ नैतिकता शब्दावली है। यानी कि समाज अपनी व्यवस्था को कायम रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से अच्छे आचरण, अच्छे नैतिक आचरणों का अपेक्षा करता है। समाज किन गुणों को नैतिक एवं किन गुणों को अनैतिक मानता है, तो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करके कि वो क्या उचित है, क्या अनुचित है, यानी कि मतलब क्या होगा, क्या सही और क्या गलत है, उसके आधार पर नैतिक और अनैतिक का निर्धारण होता है। क्या शुभ है, क्या अशुभ है, यानी कि क्या कल्याणकारी है, क्या विनाशक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो इन आधारों पर नैतिक और अनैतिक होने का प्रमाण दिया जाता है। यानी कि नैतिकता क्या हो जाती है, कसौटी हो जाती है व्यक्ति और समाज के लिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। ये क्या डिसाइड करता है, ये कसौटी है, समाज की ये कसौटी है, व्यक्ति की ये कसौटी है नैतिकता। नैतिकता समाज द्वारा स्वीकृत कुछ नियम एवं मूल्यों का संकलन है। यानी कि समाज द्वारा जो कुछ स्वीकृत कुछ नियम एवं मूल्यों का संकलन है, ठीक है। नैतिकता जो है समाज द्वारा स्वीकृत कुछ नियम एवं मूल्यों का संकलन है। नैतिकता व्यक्ति के आचरण का मूल्यांकन करता है। जैसे कि देखेंगे कि नैतिकता समाज से विकसित हुई है, समाज को व्यवस्थित करने के लिए विकसित हुई है। सामाजिक मूल्य है, यानी कि नैतिकता जो क्या है, सोशल वैल्यूज़ है, ये इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है, समाज के मूल्य है, व्यक्तिगत मूल्य नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि शराब पीना अलाउ है, लेकिन कहाँ पर, एक निश्चित जगह पर जो डिसाइडेड है, बार है, वहाँ पर यह डिसाइड किया गया है कि वहाँ पर जाकर शराब पी सकते हैं, लेकिन आप बीच चौराहे पर शराब नहीं पी सकते हैं। तो यानी कि सामाजिक मूल्य है कि आप बार में जाके पीजिए, अपने घर में पीजिए, वो ठीक है, लेकिन आप बीच चौराहे पर शराब पिएंगे तो ये आपके लिए ये अनैतिक माना जाएगा। यानी कि ये सामाजिक मूल्यों से इतर है, अलग है, ठीक है। ये इंडिविजुअल वैल्यूज़ नहीं है, ये सोशल वैल्यूज़ है नैतिकता। नैतिकता का निर्धारण समाज के संदर्भ में होता है, ना कि व्यक्ति के संदर्भ में। यानी व्यक्तिगत स्तर पर आप घर में कुछ ही कीजिए, दंड बैठक लगाइए, तोड़ फोड़ कीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर बाहर जाकर आप सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, बीच सड़क पर व्यायाम करना शुरू कर दे रहे हैं, वहाँ बैठकर शराब पी रहे हैं, लोगों को गाली दे रहे हैं, तो ये अनैतिक माना जाएगा, क्योंकि ये सामाजिक मूल्यों के सामाजिक मूल्यों से इतर है, सामाजिक मूल्यों से अलग है। यानी नैतिकता का निर्धारण समाज के संदर्भ में होता है, व्यक्ति के संदर्भ में नहीं होता है। नैतिकता सामाजिक मूल्य है, समाज ही इसको पोषित करता है, यानी कि समाज इसको पोषण देता है, समाज ही इसको बदलता है और समाज ही इसका बीज डालता है। यानी कि किसी तरह का नैतिकता का विकसित करना है तो समाज ही विकसित करता है, उसका बीज डालता है, उस बीज को पोषित करता है, ठीक है। तो समाज ही सब कुछ निर्धारण करता है नैतिकता के संबंध में। तो यानी कि जो नैतिकता है वो सामाजिक वैल्यू है। नैतिकता सामान्य व्यक्ति पर लागू होता है, ना कि विक्षिप्त और बीमार या बच्चा पर। यानी नैतिकता जो होता है सामान्य व्यक्ति पर लागू होता है, विक्षिप्त पर नहीं। आप लोग देखे होंगे कि रोड के किनारे या रोड पर कुछ नंगे मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग रोड पर दौड़ना शुरू कर देते हैं, नंगा ही, मतलब कुछ बिना कपड़े के ही दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो इन पर नैतिक और अनैतिक होने का आचरण नहीं लगाएंगे। बच्चा जो है वो कुछ भी गलती कर सकता है, इसको नैतिक और अनैतिक रूप में इसको छूट है कि इसको मानसिक रूप से विक्षिप्त और बच्चों को नैतिक और अनैतिक के मूल्यों में बारे में हम लोग बांध कर नहीं देखेंगे। सामान्य व्यक्ति पर नैतिक और अनैतिक होने का आरोप लगाया जाता है कि ये अनैतिक है या नैतिक है। तो यानी कि जो नैतिकता है सामान्य व्यक्ति पर लागू होता है, ना कि विक्षिप्त और बीमार व्यक्ति पर, ना ही बच्चों पर। जैसे कि कपड़े न पहनना कुछ आदिवासी समाज में अलाउ है, उसको छोड़ दीजिए, वो बात अलग है। लेकिन जो सामाजिक आज हम लोग जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर कपड़ा पहनना नैतिक माना जाता है। अगर वही कपड़ा नहीं पहन के जाते हैं तो आपको अनैतिक माना जाएगा, लेकिन बच्चे और पागलों को छोड़कर।
बच्चे और मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्तियों को छोड़ गए। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली मेट्रो में एक बच्ची थी, एक महिला थी, वो छोटे कपड़े और बहुत ही छोटे कपड़े पहनकर और ऊपर के कपड़े या छोटे नीचे के कपड़े छोटे पहनकर वो मेट्रो में ट्रेवल कर रही थी, जिससे मेट्रो प्रशासन ने उस पर संज्ञान लिया था कि नहीं, और सर्कुलर जारी किया गया कि इतने छोटे कपड़े पहनकर सार्वजनिक प्लेस पे आप आ नहीं जा सकती हैं। तो वो उस पर डिसाइड होता है कि ये अनैतिक है, यानी कि नैतिकता के विरोध में है। तो इसी को कहते हैं कि नैतिकता सामान्य व्यक्ति पर लागू होता है, ना कि विक्षिप्त व्यक्तियों पर। ठीक है, समाज के संदर्भ में नैतिकता लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों, बीमार व्यक्तियों को छूट दिया गया है। नैतिकता ऐच्छिक कार्यों पर लागू होता है, यानी कि इच्छा हो उसको विकल्प भी होना चाहिए। नैतिकता जो होती है विकल्प होना चाहिए। जैसे कि किसी समाज में शाकाहार को नैतिक माना गया, लेकिन शाकाहार अगर चीज़ें ख़त्म हो जाती है और कोई विकल्प नहीं है जीवन बचाने के लिए, तो मांसाहार किया जा सकता है। तो यहाँ नैतिक और अनैतिक का हम लोग उदाहरण नहीं देखेंगे। जैसे कि आलू, बैगन, टमाटर इस समाज में उगाया जाता है, तो आलू ख़त्म हो गया तो बैगन टमाटर तो है ना, आप खा सकते हैं, यानी कि शाकाहार का सेवन कर सकते हैं। लेकिन किसी समाज में पूरी तरह से शाकाहार ख़त्म हो गया, केवल जीवन बचाने के लिए मांसाहार है, तो आप मांसाहार कर सकते हैं। इसको नैतिक और अनैतिक यहाँ लागू नहीं होगा। तो ठीक है ना, तो नैतिकता विकल्प मौजूद होना चाहिए ऐच्छिक कार्यों के लिए। जैसे कि आप मान लें कि ऐच्छिक कार्यों के अंतर्गत हम देखेंगे कि एक बूचड़ खाना है, वहाँ पर बूचड़ खाने में अगर हम लोग किसी पशु को काट रहे हैं, अगर उसके अलावा उस समाज में केवल एक ही काम है कि पशु का मांस बेचा जाना, तो यहाँ नैतिक और अनैतिक यहाँ नहीं देखेंगे। लेकिन बूचड़ खाने के अलावा और ढेर सारा काम है, ठीक है ना, तो उस समाज में ये डिसाइड किया जा सकता है कि बूचड़ खाना चलाना अनैतिक कार्य है। ठीक है ना, तो यहाँ पर विकल्प मौजूद होना चाहिए कि आप शाकाहार कर रहे हैं, लेकिन आपको जीवन बचाने के लिए अगर शाकाहार खत्म हो गया तो मांसाहार करना जरूरी ही है, तो वहाँ नैतिक और अनैतिक यहाँ लागू नहीं होगा। यानी कि नैतिकता ऐच्छिक कार्यों पर लागू होती है और वहाँ पर विकल्प भी मौजूद होना चाहिए। और जैसे कि अनैतिक कार्यों पर नहीं लागू होता है, जैसे सांस लेना हो गया, हृदय धड़कना हो गया, ये तो प्रकृति का देन है। आप किसी समाज में कह दिया कि सांस लेना अनैतिक कार्य है, तो क्या इस पर लागू होगा? नहीं, अनैच्छिक कार्यों पर नैतिकता लागू नहीं होती है। नैतिकता केवल ऐच्छिक कार्यों पर, जहाँ पर विकल्प मौजूद है, वहाँ लागू होती है। ठीक है, नैतिकता का निर्धारण विकल्प उपलब्ध हो, और विकल्प ही नहीं है तो नैतिक और अनैतिक होने का मतलब ही क्या है? एक आदमी है और एक कार्य है, चाहे कोई पेशा है, तो उसमें नैतिक और अनैतिक लेने का मतलब ही नहीं है। अगर अनैतिक मूल्य निर्धारित करना है तो ढेर सारा विकल्प होना चाहिए। नैतिकता कहाँ कहाँ लागू होती है उसको समराइज करें तो देखें तो नैतिकता समाज के संदर्भ में लागू होती है, ना कि व्यक्ति के संदर्भ में। पीछे हम लोगों ने देखा यह सामान्य व्यक्ति पर लागू होती है, और ऐच्छिक कार्य जहाँ पर विकल्प मौजूद हो वहाँ पर नैतिकता लागू होती है। इसके अलावा इसका संबंध भौतिक जगत से है, यानी कि जो व्यवहार में दिखाई देता है उसी जगत से है, न कि आध्यात्मिक जगत से है। स्पिरिचुअल लाइफ से इसका कोई संबंध नहीं है। वहाँ क्या अनैतिक अनैतिक है कोई मतलब नहीं, लेकिन ये इसका संबंध भौतिक जगत से है, जो हमें दिखाई देता है इहलौकिक से है, क्योंकि नैतिकता का संबंध समाज से है, और जो समाज हो इहलोक में ही होता है। इसलिए इसका संबंध जो नैतिकता का होता है वो व्यवहारिक जगत से है। ठीक है, भौतिक जगत से, फिजिकल और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से है। यह कोड है, समाज के द्वारा निर्धारित किया गया कोड है। हम लोग समझते हैं कोड कैसे है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए। तो ये तरह से समाज निर्धारित करता है कि ये काम करना चाहिए, ये करोगे तो नैतिक कहलाओगे, ये करोगे तो अनैतिक कहलाओगे। तो यानी कि एक कोड निर्धारित कर रहा है। कौन कोड निर्धारित कर रहा है? वो समाज निर्धारित कर रहा है। समाज के द्वारा इसमें भिन्नता आती है कि अलग अलग समाज में अलग अलग नैतिकताएं होती है। जैसे कि एक अभिवादन करना, एक एग्जांपल लेते हैं, तो अभिवादन करने को हम लोग कहें तो अभिवादन हिंदू समाज में दंडवत प्रणाम करके, या मुस्लिम समाज में अस्सलाम वालेकुम बोलकर, या ये क्रिश्चियन समाज में अलग तरीके से, अलग धर्म में अलग तरीके से अभिवादन बोला जाता है। तो समाज के अनुसार भिन्नता आती रहती है और समय के हिसाब से परिवर्तन आती रहती है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि बचपन में हम लोग साइकिल चलाना सीखे थे तो हम लोग खूब तेज़ी से चलाते थे, लेकिन उधर से गुरुजी आ रहे हैं तो हम लोग साइकिल से उतरकर उनको सम्मान देते थे। लेकिन आजकल ऐसा कोई बात नहीं है कि दूर से ही हेलो बोलकर निकल जाते हैं। तो यानी कि हम लोग पहले दंडवत प्रणाम करते थे, आज हेलो बोल कर काम चला लेते हैं। तो यानी कि समय के हिसाब से नैतिकता में परिवर्तन आते रहती है।
आप देखते हैं कि कानून, धर्म, विज्ञान और नैतिकता में क्या संबंध है। ये चारों टर्म अलग अलग होते हैं। इनमें इनके तत्वों में समानता हो सकती है, लेकिन चारों टर्म अलग अलग होते हैं। इनका सारा संबंध आगे चल के पढ़ेंगे। अगर कानून का आधार की बात करें तो वो आज्ञा पालन है, ओबीडियंस है। अगर आप कानून का आज्ञा पालन कर रहे हैं तो आप कानून के अंतर्गत है, कानून का आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं तो कानून के बाहर हैं। रिलीजन आस्था होनी चाहिए, किसी धर्म में आस्था होनी चाहिए, तो आप धार्मिक कहलाएंगे, नहीं है तो अधार्मिक हैं। विज्ञान, साइंस, लॉजिक के हिसाब से आप किसी चीज़ को सोचते हैं तो वो विज्ञान के अंतर्गत आएगा। और नैतिकता का जो आधार होता है, उचित कर्तव्य, राइट ड्यूटी क्या है, करनी है, क्या करना चाहिए या ना करना चाहिए, ये निर्धारित करता है नैतिकता। तो इन चारों में क्या संबंध है हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। इनके तत्वों में कुछ समानता हो सकती है, लेकिन ये चारों अलग अलग होते हैं। यानी कि नैतिकता के अंतर्गत देखेंगे निर्धारित किया हुआ है कि पालन करना चाहिए, कि समाज ने ये निर्धारित कर दिया इसका पालन करना चाहिए। हालांकि हर समाज का अलग अलग नैतिकताएँ होती है। तो ये हम लोगों ने नैतिकता का परिचय लिया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अगले क्लास में। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।